सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, साथ में इस बेल को ऐसा बजाइए कि दोबारा बजाने की आपको जरूरत ना पड़े। हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारा प्यारा सा सौर मंडल है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हर एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखेंगे कि आखिर सोलर सिस्टम होता क्या है और आखिर सौर मंडल कैसे बना हमारा, और सारे जो ग्रह हैं इनको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से टेस्ट भी इंक्लूड किया है, तो वो टेस्ट भी आपको लगाना है। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। आपको ये पता चल सकेगा कि पुराने पेपर में या पुराने एग्जाम में किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं यूनिवर्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसमें हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट और काफी सारी टर्म्स अच्छे से क्लियर करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना ये उसी वीडियो से लिंक है। ओके, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम है ये आखिर होता क्या है। यहाँ पर आपको ये सन दिख रहा होगा और सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। कौन कौन चीज वो लगा रहे हैं? आपके ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह। तो इन सब का जो सम्मिलित रूप है वही आपका सोलर सिस्टम है। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन आपके इसी डेफिनेशन से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार पीएससी 2011 में पूछा भी गया था कि निम्न में से कौन सोलर सिस्टम का भाग नहीं है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे दिया था, ग्रह दे दिया था, क्षुद्र ग्रह दे दिया था और धूमकेतु दे दिया था, और आखिरी में एक ऑप्शन दे दिया था नेबुला। तो देखिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह, इनके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो आपको उसमें टिक लगा देना है, क्योंकि वो आपके सोलर सिस्टम का भाग नहीं है। ओके, और अगर आपको बात करें कि सोलर सिस्टम का भाग क्या है, यही सब आपके सोलर सिस्टम के भाग है। ओके, तो ये डेफिनेशन से आपको इस तरीके से क्वेश्चन निकल सकता है। तो ये जो हमारा सन है और ये जो हमारा प्लेनेट है ये आखिर होते क्या है। देखिए सन जो है ना ये एक प्रकार का तारा है, और ऐसे बहुत सारे या करोड़ों तारे जो हैं आपको हमारे यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे, जिनका साइज आपको सूरज से बड़ा भी देखने को मिलेगा और सूरज से कम भी देखने को मिलेगा। तो आखिर ये जो तारे हैं ये क्या होते हैं? देखिए तारे क्या होते हैं? तारे वह होते हैं जिनमें खुद का प्रकाश होता है और खुद की ऊष्मा होती है, यानी खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है। जबकि प्लेनेट जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। प्लेनेट में आपको खुद की लाइट और खुद की हीट देखने को नहीं मिलेगी, जबकि ये जो सन है हमारा, सन से ही जो है ये प्रकाशित होते हैं, सन से ही जो है ये गर्म होते हैं, इनको हीट मिलती है। ओके, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गई। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सबसे पहले किसने बताया था कि जो हमारा सूर्य है ये सौरमंडल के केंद्र पर है और जो पृथ्वी है वो उसकी परिक्रमा कर रही है। तो ये महाशय का नाम था कोपर्निकस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोपर्निकस का आपको नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। आपका अगर एसएससी 2013 और बिहार पीएससी 2014 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, अगर आपको याद होगा कि यूनिवर्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ थ्योरीज बताई थी जी कि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो उसमें आपने जियोसेंट्रिक भूकेंद्रिक सिद्धांत देखा था। तो उसमें क्या होता था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को केंद्र मान लिया था, और जो सूर्य है और बाकी ग्रह क्या कर रहे थे, वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे थे। ये उसमें बताया गया था और काफी लंबे समय तक क्या हुआ था, यही थ्योरी चलती आई। लेकिन जब निकोलस आए, ये निकोलस कोपर्निकस आए, इन्होंने सारी थ्योरीज को नकार दिया और जो अपनी थ्योरी लेकर आए वो लाए थे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि जो सौर प्रणाली सिद्धांत थे वो ये लेकर आए थे। उसमें इन्होंने एक्यूरेट और सही बताया था कि जो हमारा सन है वो क्या है, सेंटर पर है और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। ओके, और इसी के बाद से आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमको सोलर सिस्टम की जानकारी और नई नई जो है फैक्ट मिलने शुरू हो गए थे। तो इनसे रिलेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जो निकोलस कोपर्निकस थे ये पोलैंड के निवासी थे और खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। 1514 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक लिटिल कमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें ये बताया गया है कि जो ये सूर्य है ना वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है, यानी कि जो हमारे तारे वगैरह भी वो क्या कर रहे हैं, वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बताने वाले कौन थे महाशय? वो थे कोपर्निकस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी सौरमंडल की आखिर पोजीशन कहाँ है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो सौरमंडल है ये बना कैसे। तो देखिए ये जो पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी जो कि सौरमंडल का एक छोटा सा भाग है, और जो हमारा सौरमंडल है ये हमारी मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें मिल्की वे की एक भुजाओं में एक हमारा जो सन है, सन क्या है हमारा, एक स्टार से, और ऐसे वेरियस स्टार जो है हमारी गैलेक्सी में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका एक छोटा सा भाग है हमारा ये सन। ओके, और बात करें ये जो हमारी मिल्की वे,
ये मिल्की वे भी खुद छोटा सा भाग है किसका, क्लस्टर्स का। क्लस्टर्स क्या है, गैलेक्सीज का ग्रुप है, और इसमें हमारी गैलेक्सी से काफ़ी बड़ी बड़ी गैलेक्सी भी आपको देखने को मिलेगी। और आप देखिए ये गैलेक्सीज का जो क्लस्टर्स है, ये क्लस्टर्स का ग्रुप आपका क्या कहलाता है, सुपर क्लस्टर कहलाता है। और ये सुपर क्लस्टर ही जो है आपका यूनिवर्स है। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि यूनिवर्स कितना विशाल है, और इसके सामने हमारी क्या औकात है, कुछ नहीं। तो यूनिवर्स हमें सिखाता है कि हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, हमेशा बड़े विचार रखना चाहिए। खैर जाने दीजिए, अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है ये कैसे ओरिजिन हुआ। आपको मालूम है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बिग बैंग के माध्यम से हुआ। पूरा जो गैलेक्सीज वगैरह पूरा यूनिवर्स जो था वो एक बिंदु पर था, बिंदु में विस्फोट हुआ, जिसके माध्यम से आज हमारा जो है गैलेक्सीज वगैरह बनी है, यूनिवर्स हुआ है, और ये एक्सपांड होते हुए जा रहा है। खैर इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के ओरिजिन के लिए वेरियस साइंटिस्ट ने वेरियस थ्योरी दी है, कई प्रकार की थ्योरी है। तो इन सारे साइंटिस्ट को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। हम नहीं बांटेंगे, मतलब बांटा हुआ है। कुछ साइंटिस्ट से बोलते हैं कि ये जो यूनिवर्स, ये जो सोलर सिस्टम है अपना, ये सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ है वो एक तारे से हुआ है जो हमारा सन है। और कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, दूसरी कैटेगरी वाले, कि जो सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ है वो दो तारे के माध्यम से हुआ है। सूर्य के समान या सूर्य से बड़ा एक तारा था, उसके माध्यम से इसका ओरिजिन हुआ था। तो कुछ के नाम आप सुन लीजिए। बाकी ये जो सारी थ्योरीज है इसके बारे में डिटेल में जब मैं अर्थ का ओरिजिन बताऊंगा वहां पर आपको क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पर हम लोग उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये सोलर सिस्टम के ओरिजिन में जो थ्योरी दी थी उनका नाम था इमैनुअल कांट। तो इन्होंने 1755 में अपनी थ्योरी दी थी, गैसियस थ्योरी। इसके बाद जो थ्योरी देने आए थे वो थे लाप्लास। इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस से जो है थ्योरी दी थी, और काफ़ी हद तक अभी भी लोग इसी थ्योरीज को मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग। इन्होंने जो है 1796 में ये थ्योरी दी थी। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, ये कहते हैं कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है एक नेबुला से आया था। आखिर ये नेबुला क्या होता है, देखिए नेबुला आपको ये वाली इमेज में दिख रहा होगा। नेबुला एक प्रकार का जो है क्लाउड होता है। ये क्लाउड जो रहता है आपके डस्ट और इसमें गैसेस फॉर्म आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, इस हाइपोथेसिस के अनुसार ये जो नेबुला है, नेबुला में बहुत सारी गैस अवेलेबल है। तो ये जो नेबुला है ये घूमने लगा, और घूमने लगा जिससे जो हल्की गैसेस थी, हल्की गैसेस क्या हो गई, सेंटर में जाने लगी। यहाँ पर आपको ये वाले डायग्राम में देखिए, जो हल्की गैसेस थी वो कहाँ गई, सेंटर में जाने लगी। और वो हल्की गैसेस थी आपकी हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह, ओके। और जो भारी गैसेस थी वो भारी रह गई, ओके। तो फिर क्या हुआ, जब ये घूमने लगी, ये सेंटर में क्या हुआ, यहाँ पर आपका जो है ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा बढ़ गया और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया। अब आपको मालूम है जब हाइड्रोजन गैस मिली तो उन्होंने क्या बनाया, नाभिकीय संलयन क्रिया करके हीलियम बनाया, जिससे हमारा जो है तारा बना, सन बना, ओके। अब क्या हुआ, ये रोटेट होने लगे। अब जब क्या हो गया, घूर्णन गति इनकी तेज हो गई, तो यहाँ से क्या हुआ, एक बाहर की ओर फोर्स लगा। ये बाहर की ओर जो फोर्स लगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो अपकेंद्रीय बल रहता है जो कि बाहर की ओर लगता है, ओके। तो यहाँ पर जो गैस, भारी गैसेस बाहर की ओर छूट गई थी, ये भारी गैसेस आपस में इकट्ठे होके ये जो बड़े ग्रह हैं ये बनाए। तो आप लोग देखते हैं कि ये जो गैसियस ग्रह है ये हमारे बृहस्पति, शनि, और जो हमारा अरुण वरुण है ये हमारे गैसियस प्लेनेट है। और बाकी ये जो आगे के प्लेनेट देखते हैं तो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, वो गैसियस प्लेनेट नहीं है। तो इससे सबसे पहले हमारे ये गैसियस प्लेनेट बन गए आपस में इकट्ठे होके। और जब हमारा अपकेंद्रीय बल ज़्यादा पड़ा, जिससे सन से ये वाले जो आपको वलय दिख रहे हैं, ये आपके ये वाले जो रिंग दिख रहे हैं, ये रिंग आपस में जो है ये इकट्ठा होकर क्या बन गए, ये हमारे आगे के 4 ग्रह बन गए, ओके। तो ये हाइपोथेसिस कही जाती है, नेबुलर हाइपोथेसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया थोड़ा बहुत। इसके बाद जो है आप देखते हैं कि द्वितारक सिद्धांत, बहुत सारे साइंटिस्ट ने द्वितारक सिद्धांत दिए, जिसमें चेम्बरलिन एंड मोल्टेन का आता है, जो 1905 में उन्होंने दिया था, मॉडर्न सिद्धांत था। इन्होंने ये कहा था कि सन से बड़ा एक तारा जो है उसके पास में आया था, और उसमें पास में आने के कारण इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो इस सन पर क्या पड़ा, ज़्यादा पड़ा, जिससे इससे बहुत सारे पैटर्न्स निकले, और यही मैटर्स आपस में मिलके आगे क्या करे, ग्रह बना लिए, ओके। तो एक बड़ा तारा, 2 तारे के बारे में ये सिद्धांत बताता है। इसके बाद टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स एंड जीन्स ने दी थी 1919 में। वो भी ये इसी तरह से कहते हैं कि एक तरीके से बहुत बड़ा तारा आया था, वो इसके पास से गुजर रहा था, तो ये जो हमारे सन में क्या हुआ, ज्वार आया, ज्वार के कारण जो है ये सारे ग्रह निकले, फिर वो इसके सन के चक्कर लगाने लगे, ओके। और रूस के भी एक वैज्ञानिक थे, ऑटो श्मिट। इन्होंने 1943 में ये माना था कि जो सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ है वो गैस और धूल के कणों से हुआ है, ओके। और हमारे इंडिया के भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी चिफॉइड थ्योरी दी थी 1950 में। तो एसी बनर्जी उनका नाम था। उन्होंने बताया था कि एक और चर तारा था जिसके कारण जो है हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ।
तो इससे आपको ये वेरियस थ्योरी से ये मालूम चलता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो ग्रहों का ओरिजिन हुआ है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, अलग अलग थ्योरीज है उसको मानने के लिए। हाँ, लेकिन सारे साइंटिस्ट में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि उन्होंने जो सन का ओरिजिन है वो नेबुला से माना है। ओके, नेबुला से सन का ओरिजिन तो हुआ है, लेकिन जो ग्रह हैं, ग्रहों के लिए उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी है। ओके, इससे आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली अभी हमें पता नहीं है कि क्या हुआ था, किससे बने थे। ये कुछ फैक्ट या कुछ अनुमानों के आधार पर जो है ये माना जा रहा है कि इसका ओरिजिन इस तरीके से हुआ होगा। आई होप आपको एक ओवरव्यू अच्छे से मिल गया होगा कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ। इसको ये जितनी भी थ्योरीज के मैंने आपको नाम लिए थे, हम लोग डिटेल में जब ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको ये जो ब्यूटीफुल सा डायग्राम दिख रहा है ना, ये अपने अंदर बहुत सारे जो है क्वेश्चन दबाए बैठा है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को खोज लेते हैं। यहाँ पर आपको ये जो पूरा सोलर सिस्टम है ना, इसको आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास फुटबॉल वगैरह होगी ना, तो फुटबॉल को जमीन पे आप घुमाना तेजी से, देखना आजू बाजू के कुछ कंकड़ है ना उसके साथ थोड़े थोड़े घूमते हुए दिखेंगे। तो बस वही कॉन्सेप्ट जो है आपका सोलर सिस्टम में अप्लाई होता है। तो जो आपकी फुटबॉल है वो आपका जो है सन है, और उसके आसपास जो है ये धूल के कण घूमते हुए आपको दिखाएंगे, है ना। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से निकल सकते हैं आपके यहाँ से। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे टोटल प्लेनेट कितने हैं। तो टोटल प्लेनेट है आपके 8। ओके, उनकी संख्या कितनी है? 8। हमारा प्लेटो भी था, प्लेटो पहले था, लेकिन वो काफ़ी बदमाश था। जैसे कि क्लास में नहीं होता है, कोई बदमाश लड़का रहता है तो मैडम क्लास से बाहर निकाल देती है उसे, तो उसी प्रकार ये भी काफ़ी बदमाश था, तो उसे बाहर निकाल दिया क्लास से। ओके, क्यों निकाला वो अभी हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। ओके, डोंट वरी। और हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पास का ग्रह कौन सा है। तो सबसे पास का ग्रह है हमारा बुध, और सबसे दूर का ग्रह जो है हमारा नेपच्यून है। ओके, ये पता चल गया। यहाँ पर आपको और चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे शुरू के जो आपके 4 ग्रह हैं, बुध से लेकर मंगल तक, इनको हम लोग इनर प्लैनेट कहते हैं। ओके, और इसको पार्थिव ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, और इसके बाद हमारी जो है 4 ग्रह के बाद एक बेल्ट आती है जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, क्षुद्र ग्रह की जो है पट्टी कहते हैं। इसके बाद जो आते हैं हमारे जितने भी ग्रह आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? भारी प्लैनेट कहते हैं, यानी कि आउटर प्लैनेट कहते हैं। इनको जोबियन ग्रह भी कहा जाता है, और गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसों की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि गैसेस से बने हुए ये ग्रह हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने जितने भी टर्म्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है आपकी, वो किन 2 ग्रहों के बीचों में पाई जाती है। तो वो आपके बृहस्पति और मंगल के बीच में जो है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। एक टर्म्स और पूछी जाती है कि कुइपर बेल्ट क्या होती है, क्योंकि कई बार कई एस्ट्रॉइड और जो कॉमेट्स वगैरह है वो आपके कुइपर बेल्ट से घूमते फिरते आ जाते हैं हमारे सौरमंडल में या हमारे पृथ्वी के आसपास। तो कुइपर बेल्ट जो है आपके जो प्लूटो है, प्लूटो के बाद में आपको जो है एकदम एस्ट्रॉइड बेल्ट जैसे ही देखने को मिलेगी, जो कि पूरे सौरमंडल के चक्कर लगा रही है, वो आपकी कुइपर बेल्ट कहलाती है। और उसके बाद अगर हम लोग और दूर जाएं, तो और दूर जाने के बाद आपको और बेल्ट देखने को मिलेगी, जहां पर हमारी जो है सोलर सिस्टम की लिमिट खत्म हो जाती है, मतलब उतना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है। ओके, तो और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इस डायग्राम से निकल सकते हैं? यहाँ पर आपका जो सूर्य है ना, ये सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, और जिसको हम लोग खगोलीय इकाई से मापते हैं। ओके, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग किसके खगोलीय इकाई के रूप में मानते हैं। इस खगोलीय इकाई को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है हमारी? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि पृथ्वी और जो सन है उसके बीच की दूरी कितनी है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बतानी है। तो इसको 1 मान लिया। अब इसी के आधार पर जो है बाकी ग्रहों की जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निकालते हैं कि कितने दूरी पर, कितने एस्ट्रोनॉमिकल दूरी पर जो है ये ग्रह हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं ये वाले क्वेश्चन हमको। इसके बाद एक क्वेश्चन और फ्रिक्वेंटली बना जा सकता है कि जो हमारे प्लेनेट है, ये प्लेनेट्स में हम लोग अगर देखें कि संख्या के आधार पर बीच का ग्रह कौन सा है, तो जो बृहस्पति है ना, बृहस्पति, ये संख्या के आधार पर बीच का ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि संख्या के आधार पर बीच का ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दूरी के आधार पर फिर बीच का ग्रह कौन सा है, तो दूरी के आधार पर जो है आपका बीच का ग्रह वो है यूरेनस। अगर आप लोग अच्छे से पूरी इनकी ये दूरियों के बीच में कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये जो चारों ग्रह हैं आपको बहुत पास देखने को मिलेंगे, और इन चारों ग्रहों की जो दूरी है ये इससे तिगुनी जो दूरी है ना इन ग्रहों के बीच की दूरी है।
इसलिए जो दूरी के आधार पर जो बीच का ग्रह है वो है आपका यूरेनस। ओके, इसको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। देखिए नोट चाहे तो नोट कर लेना आप लोग, लेकिन ट्राई करिए कि आपके ये माइंड में सेट हो जाए। ओके, जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बुध ग्रह से लेके जो आपके शनि तक के ग्रह हैं, इनको हम लोग जो है अनंगी आंखों से देख सकते हैं। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को तो आप रोज डेली देख सकते हो, अभी मैं आगे बताऊंगा आप कैसे देख सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका और फ्रिक्वेंटली बन सकता है कि इनका जो रिवॉल्यूशन है, यानी कि जो परिक्रमा है वो किस टाइप से होती है ना। तो ईस्ट टू वेस्ट होती है कि वेस्ट टू ईस्ट होती है, या क्लॉकवाइज होती है कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और जो हमारा सन है, सन भी क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और ये जो हमारे जितने भी ग्रह हैं, ये जो हमारे सारे ग्रह हैं, ये जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, यानी कि पश्चिम से पूर्व कर रहे हैं, है ना। याद रखना वेस्ट टू ईस्ट करना है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दिशाओं में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ये अपने अक्ष पर कैसे रोटेट कर रहे हैं। अपने अक्ष पर जो हैं सभी ग्रह जो हैं वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक दो ऐसे मनचले या मनमोजी ग्रह हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट हैं। वो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो रोटेट करते हुए दिखेंगे, जिसमें आपके शुक्र आते हैं और यूरेनस आते हैं। ये जो रोटेट करते हैं ना, ये अपनी जगह में जो घूमते हैं अपने अक्ष पे, ये क्या करते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। और बाकी सारे ग्रह आपको जो है ना वेस्ट टू ईस्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमते हुए दिखेंगे। अब देखिए इनके पीछे जो है साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, साइंटिस्ट को भी अभी नहीं पता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट क्यों घूमते हैं। हाँ, ऑर्बिट में जो है या वो वही चक्कर लगाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट ही घूमते हैं। जो सन के चक्कर जो लगाते हैं ना ऑर्बिट में, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, लेकिन जो आपका अक्ष में जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ओके, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। ओके, तो रिसर्चर इसको पता लगाएंगे, तो आप करंट में अपडेट रहना, पता चल जाएगा तो फिर बता देना आप मुझे भी कमेंट करके। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ओके, तो वो है आपके शुक्र और आपका जो यूरेनस है, अरुण है, वो। तो ये आपको याद रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्या क्या सीक्वेंस है, क्योंकि ग्रहों के सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं। एक तो इनके जो लाइन है, लाइन के सीक्वेंस से भी पूछ लेते हैं, लेकिन आकार की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। तो लगभग 1,42,000 किलोमीटर इसका जो आपको व्यास देखने को मिलेगा, डायमीटर देखने को मिलेगा। फिर आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इसको आप पता है अच्छे से रट ही लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं इनके सीक्वेंस से, आकार की दृष्टि से, दूरी की दृष्टि से, ये बहुत सारे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आपका बुध है। सूर्य के परिक्रमा में ग्रहों द्वारा लगने वाला जो समय है उसके आधार पर देख लेते हैं। तो सबसे कम समय जो लगता है वो बुध को लगता है, लगभग 88 दिन, और शुक्र को लगता है 225 दिन। 225 दिन में जो है वो पूरे चक्कर लगाता है। पृथ्वी को लगता है लगभग 365 दिन। ओके, मंगल ग्रह को लगता है 687 दिन, बृहस्पति को लगभग 11 वर्ष, और शनि को जो लगता है वो 29 वर्ष, और अरुण को लगता है 84, और वरुण को लगता है 164 वर्ष। ओके, इनका सीक्वेंस भी आप ध्यान रखते हैं ना, इनके जो समय के साथ साथ आप सीक्वेंस भी ध्यान रखेंगे ना, तो काफ़ी एक भी क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटिव गलत नहीं होंगे। ओके, ग्रहों व उनके उपग्रहों से रिलेटिव हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो बुध और शुक्र ग्रह हैं, इन पे कोई भी उपग्रह नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी का एक प्यारा सा जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून, आपको मालूम ही है। मार्स के आपको 2 सैटेलाइट देखने को मिलेंगे, फोबोस और डिमोस। अभी आगे हम लोग एक एक करके जब प्लेनेट के बारे में बात करेंगे तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वरुण के आपको 14 देखने को मिलेंगे, अरुण के 27 देखने को मिलेंगे। यहाँ पर शनि है और बृहस्पति है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या है, अपडेट रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, क्योंकि आप जितनी भी अभी बुक देखोगे ना, उन बुक में यही काउंट है, यही जो है संख्या इनकी लिखी हुई है, और ये बताया गया है कि जो बृहस्पति है वो सबसे ज़्यादा उसके पास उपग्रह है। लेकिन ये चेंज हो गया है, रिसेंटली 2019 में ही रिसर्च हुई थी, और जो सबसे ज़्यादा ग्रह होने का जो दर्जा था वो शनि ने जो है बृहस्पति से छीन लिया है। अब जो शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है वो है लगभग 82, याद रखना है आप लोग को, 82, और हमारे बृहस्पति के हैं कुल 79। तो आप क्या करिए, करंट अफेयर में अपडेट रहा करिए, क्योंकि इस तरह से कई खोजें वगैरह होती रहती हैं, और हमारी बुक में क्या होता है, कई बार अपडेट नहीं हो पाता है। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं ना, तो इसको भी आप एक बार करंट अफेयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके,
तो इसको आप ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा अभी उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है, और सबसे कम उपग्रह या उपग्रह है ही नहीं तो वो बुध और शुक्र के पास। ओके, अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी से दूरी के आधार पर जो सौरमंडल के ग्रह हैं उनका क्या क्या क्रम है। अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया कि सूर्य से कितनी दूरी है किन किन ग्रहों की, उनका क्रम देख लिया, लेकिन अब हम लोग पृथ्वी से दूरी देखते हैं। ओके, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि पृथ्वी से सबसे पास का जो ग्रह है वो आपका शुक्र है, लगभग 41.4 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके बाद मंगल आता है, फिर बुध आता है, बृहस्पति आता है, शनि, अरुण और वरुण। ओके, तो इनका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, 7 तक तो आप अच्छे से ध्यान ही रख सकते हैं। देखिए इसकी पीडीएफ आप वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फनी जी के ट्रिक उसका पूरा नाम है। ओके, टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं हम लोग कि अपनी परिक्रमा पथ पर जो सौरमंडल के ग्रह हैं वो निम्न माध्य वेग मूल जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये जो माध्य वेग है आपका मीन वेलोसिटी है उसको भी देख लेते हैं। इसका सीक्वेंस आप ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं जो वरुण है, वरुण की जो आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगी, मीन वेलोसिटी 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, और जो अरुण की है 8.6 किलोमीटर पर सेकेंड है, शनि की जो है 9.6 आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से जो है ये सीक्वेंस ही आप लोग याद रखना मीन वेलोसिटी के आधार पर। और सबसे कम जो माध्य वेग आपको देखने को मिलेगा वो है वरुण का, और सबसे अधिक जो है वो आपको बुध का देखने को मिलेगा। अब देखिए जो इनका एवरेज टेम्परेचर के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे वरुण का, तो वरुण का जो औसत तापमान है वो 48 केल्विन है, और अगर हम लोग सेंटीग्रेड में देखें तो -228 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब काफ़ी ठंडा है। अरुण को देखें तो आपको 59 केल्विन देखने को मिलेगा, और सेंटीग्रेड में आपको -218 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। शनि का देखते हैं, शनि का 88 केल्विन, बृहस्पति का 120 केल्विन मतलब कि 123 डिग्री सेल्सियस माइनस में। मंगल का आपको देखने को मिलेगा 150 से लेके 310 केल्विन और -122 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का आपको देखने को मिलेगा -15 डिग्री सेल्सियस ओके आसपास। बुध का आपको देखने को मिलेगा सिर्फ वहाँ पर क्या है कि बुध में इतना आपको कम देखने को नहीं मिलता। बुध में जो है आपको 252 केल्विन देखने को मिलेगा, और जो शुक्र है, शुक्र में आपको जो है सेल्सियस में देखें तो 475 जो है डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये मालूम चलता है कि जो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अगर देखें तो वो वरुण है, और सबसे गर्म ग्रह क्या है वो शुक्र है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस भी उठ रहा होगा कि सबके पास का ग्रह तो बुध है, लेकिन फिर ये शुक्र ग्रह इतना गर्म क्यों हुआ, सबसे गर्म ग्रह तो बुध को होना चाहिए। तो ये क्यों हुआ, अभी मैं आपको जब अभी प्लेनेट पढ़ाऊंगा तो वो आगे मैं अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें अभी तक डिस्कस करी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इसमें आपके लोअर लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको आसानी से फ्रिक्वेंटली बन सकते हैं। अब एक एक करके सारे ग्रहों को देखते हैं। सन को पढ़ेंगे पहले, फिर सारे ग्रहों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे सन के बारे में। तो सन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या इसकी संरचना है। तो ये हमारा सन, और सन में जो सबसे सेंटर में अगर हम लोग जाएंगे तो सेंटर का भाग जो है उसको हम लोग कोर कहते हैं। देन उसके बाद जो अगली लेयर आती है हमारी उसको हम लोग रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। देन उसके बाद जो अगली लेयर आती है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव जोन, यानी कि संवहनी क्षेत्र। ओके, रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो एक्टिव क्षेत्र। ओके, देन हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो अगली लेयर आती है आपकी वो आती है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। हमको जो अपनी आंखों से दिखता है ये इसका प्रकाश मंडल ही देखने को मिलता है। देन यहाँ पर आपको छोटे छोटे से धब्बे देखने को मिलेंगे, वो आपके सन स्पॉट कहलाते हैं। ओके, छोटे छोटे से डब्बे क्या कहलाते हैं, आपके सन स्पॉट कहलाते हैं। देन इसके बाद जो अगली लेयर आती है वो आपकी क्रोमोस्फीयर होती है। ओके, देन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जो ऊपर इतनी फ्लेयर टाइप की दिख रही हैं ये, तो ये आपकी कोरोना कहलाती है। ये आपको तब देखने को मिलेगी जब आपका चंद्र ग्रहण होगा ना, जब चांद सूरज को ढक देता है, तो उसके बाद आपको आजू बाजू क्या है बहुत सारी ऐसी जो है रोशनी निकलती हुई दिखेंगी, तब आपको ये जो फ्लेयर दिखेगी उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। कोरोना वायरस जो है उसमें उसका नाम कोरोना क्यों पड़ा, वो इसी कारण पड़ा क्योंकि सन की जैसे फ्लेयर देखने को मिलती हैं आप लोग को, ऐसी कोरोना वायरस का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी यही कोरोना जैसे ही जो है निकलती हुई दिखती है, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा, कोरोना वायरस रख दिया। ओके, यहाँ पर आप एक टर्म्स और सुन लीजिए सोलर फ्लेयर के बारे में। सोलर फ्लेयर आखिर क्या है, तो देखिए सूरज से निकलने वाला तूफान है एक तरीके से। ये तूफान का असर जो है हमारी अर्थ तक पड़ जाता है, और जो हमारी अर्थ है, अर्थ में जो है ये मैग्नेटोस्फीयर है, जो हमारा मैग्नेट ऊपर वाला साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पर इसको इम्पैक्ट करता है मैग्नेटोस्फीयर को।
और यहाँ पर जो हम जब आकाश से देखते हैं तो वो हमको हमारा जो आसमान है वो हमको रंग बिरंगा देखने को मिलता है इस तूफान के कारण। ओके, तो इसके बारे में अभी आगे और डिस्कस करेंगे। इसको जो रंग बिरंगा दिखता है इसको हम लोग अरोरा कहते हैं। ओके, अभी मैं आगे आपको इमेज से भी उसको अच्छे से बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको पूरा सन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ से निकल सकते हैं हम लोग वो देखते हैं। देखिए, सूर्य का जो भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का जो है तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि जो सूर्य की आकर्षण शक्ति है उसको पार करके जो है वो अंतरिक्ष में चला जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला कहते हैं। इसी के कारण जो हमें आसमान क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है, जो खास करके जो पोलर साइड है। ओके, देखिए, जब ये जो तूफान है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर ये रंगीन प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ये देखा जा सकता है। हाँ, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वो नाम आपको याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देखिए, अगर आप उत्तरी ध्रुव में ये रंगीन बादल को देखेंगे या रंगीन दृश्य देखेंगे तो उसको ऑरेरा बोरेलिस कहा जाता है। और अरोरा तो बोला जाता है, लेकिन जब हम लोग कहाँ पर जाएंगे, नॉर्थ पोल में जाएंगे तो उसको अरोरा बोरियोलिसिस कहा जाता है। ओके, लेकिन जब हम लोग दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाएगा। ओके, अब देखिए, दक्षिणी ध्रुव में आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश है तो ऑस्ट्रेलिया देश से भी आप उसको याद कर सकते हैं, ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, याद रखना है आप लोग को। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का तूफान है। ओके, जो कि सन से निकल कर आता है और हमारे जो मैग्नेटोस्फीयर है उसको इम्पैक्ट करता है और हमारे आसमान में आपको रंगीन जो है बादल, ये रंगीन रोशनी आपको दिखाई देती है। इसका फर्क और भी पड़ता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल पूरा डिपार्टमेंट रहता है, डिपार्टमेंट नहीं, इलेक्ट्रिकल के जितने भी टावर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रिक क्लैश देखने को आपको मिलता है। इसके बाद अगला जो है हमारा पॉइंट कि सूर्य का बाहतम भाग जो कि केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, तो देखिए वो हमें कोरोना कहलाता है। जब सूर्य ग्रहण के टाइम जो इतना हमारा सन ढक जाता है ना, उसके बाद जो ये आपको ऑटोमस लेयर जो देखने को मिल रही है वही क्या है, आपकी कोरोना है। ओके, ध्यान रखना है आप लोग को। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी कब रहती है, तो 4 जुलाई को रहती है, आपको ध्यान रखना है। और जब पृथ्वी सूर्य से निकट की दूरी पर होती है तब इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर की स्थिति कहते हैं, पेरिहिलियन कहते हैं। और इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब उस स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं, अपीलियन कहते हैं। इसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के पास है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपसौर बोलते हैं, पेरिहिलियन कहते हैं। और जब पृथ्वी दूर है तो उसको अपीलियन कहते हैं। ओके, और यहीं पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तब वो स्थिति आपकी ऑफशोर कहलाती है। ओके, तो ये लगभग जनवरी दिसंबर के आसपास होती है। अब आप यहाँ पर देखिए, पृथ्वी इतने पास होने के बाद भी जो हमारी जनवरी दिसंबर है उस टाइम हमारे जो इंडिया है, इंडिया में क्या होती है, ठंडी का टाइम होता है। जबकि पास है तो उस टाइम तो गर्मी होना चाहिए, लेकिन जब अपसोर की स्थिति आती है, पृथ्वी सूर्य के दूर होती है, उस टाइम हमारे जो इंडिया है, इंडिया में आपको गर्मी देखने को मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न आप बताइएगा, पता चल जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि ये जो सूर्य में जो एनर्जी है, ये ऊर्जा है, ये किससे उत्पन्न होती है। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 परमाणु मिलकर एक नया अणु बनाते हैं और ये बनाने में, ये प्रोसेस में कई एनर्जी निकलती है। तो ये जो क्रिया कहलाती है आपकी नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाती है, जिसके कारण जो है सन को एनर्जी मिलती है। आपका जो हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन बम की बात कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन बम भी जो इसी नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट में कार्य करता है। ओके, देखिए, हरिक बलय जो हीरक बलय है, हीरक बलय एक दृश्य है जैसा जिसे देखा जा सकता है। तो कब देखा जा सकता है, केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के जो है परिधीय क्षेत्र पर इसको देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, ओके, तो सूर्य ग्रहण जो है हमेशा आपको अमावस के टाइम देखने को मिलेगा। याद रखना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है और जो सूर्य ग्रहण है हमेशा अमावस्या को पड़ता है। और ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और जो सूर्य के प्रकाश की बजाय जो है हमें चंद्रमा की परछाई देखने को मिलती है। तो यही आपका क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। खगास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल जो है सीमित भू क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल आपकी लाइंस वगैरह हैं उसकी तुलना में जो है पृथ्वी पर पड़ने वाली जो चंद्रमा की छाया का जो आकार है वो छोटा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा बन सकता है आपका कि जो सूर्य का प्रवाह मंडल है
प्रकाश के जो है अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, उससे जो है इसका प्रभाव मंडल उत्पन्न होता है। इसमें पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको खगोलीय एकक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो खगोलीय इकाई यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये लंबाई मापने की इकाई है और ये जो है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी औसत बताता है। और अगर हम लोग किलोमीटर में देखें तो आपको 150 जो है मिलियन किलोमीटर देखने को मिलेगी बराबर लगभग, और करोड़ में देखें तो 15 करोड़ जो है इसकी दूरी आपको पृथ्वी की सन से दूरी देखने को मिलेगी। ओके, इसको अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग सूर्य से रिलेटिव। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी होती है सूर्य की? वो रहती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ओके, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी वो रहती है आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर। माध्य दूरी जो लगभग रहती है आपकी 1498 किलोमीटर। ओके, और सूर्य का जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक की जो व्यास है, ये लगभग आपको 13,92,000 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। और व्यास का आधा कितना होता है? त्रिज्या होती है। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से आपको लगभग 3,32,000 गुना देखने को मिलेगा। ओके, अगर बात करें इसके आयतन के बारे में तो पृथ्वी से 13 लाख गुना इसका आयतन है। और केंद्रीय घनत्व जो आपके केंद्र में इसका जो डेंसिटी है वो कितनी है? वो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ओके, और तलीय घनत्व जो इसका सरफेस डेंसिटी है वो आपको पृथ्वी से 28 गुना देखने को मिलेगी। और इसकी जो सरफेस का तापमान है, टेम्परेचर है, वो आपको 6000 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। और इसके सेंटर का तापमान जो है वो आपको 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। सूर्य का जो रासायनिक संगठन क्या है आपको मालूम है? हाइड्रोजन, हीलियम व अन्य तत्वों से मिलकर जो है इसमें पूरी क्रियाएं होती हैं। सूर्य की आयु लगभग आपको 15 बिलियन ईयर्स देखने को मिलेगी, जबकि हम लोग अर्थ की बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर एगो जो है हमारी अर्थ बनी है। देन सूर्य से जो है पृथ्वी का प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं, याद रखना है। और इसके बाद एक प्रकाश वर्ष बराबर जो आपका होता है 9.45 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। ये एक प्रकाश के बराबर जो आपकी किलोमीटर में दूरी होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष आपकी जो है दूरी की इकाई है, एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.6 प्रकाश वर्ष। ओके, और जो सूर्य का परिक्रमण काल है वो 25 करोड़ किलोमीटर है। ये परिक्रमण काल क्या? जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी की भी तो है, हमारा जो सन है वो चक्कर लगा रहा है, जो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं इसको एक चक्कर लगाने में। तो देखिए ये जो प्रकाश वर्ष है ये जो है आपको सबसे बड़ी इकाई देखने को मिलेगी दूरी की, और ये सूर्य के प्रकाश में एक वर्ष में चली गई जो दूरी है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इनकी डेफिनेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में, यानी कि जो मरकरी है। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल सकते हैं। तो देखिए जो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, या अगर आपसे पूछा गया तो वो बुध है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, वो आपका बुध है। और बात करें सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय मतलब उसके ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट की गति करने वाला ग्रह कौन सा है सबसे सर्वाधिक, वो है आपका बुध। ओके, और बात करें जो बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, तो 88 दिन में जो है पूरा करता है। और सारे ग्रहों से सबसे कम समय में जो है ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। व्यास देखेंगे, इसका जो व्यास कितना है आपका 4,850 किलोमीटर है लगभग। घनत्व इसका आपको 5.43 घनत्व आपको देखने को मिलेगा। सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी है, वो है 5.7 मिलियन किलोमीटर। तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो 560 डिग्री सेल्सियस से देखने को मिलेगा, जबकि सभी ग्रहों से जो है सबसे अधिक जो है इसका टेम्परेचर डिफरेंस है। मतलब कि जब ये सन के पास रहता है, सन के पास से मतलब जो इसका एक हिस्सा जो सन के सामने रहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, और जबकि दूसरा हिस्सा जो कितना रहता है वो बहुत ठंडा देखने को मिलता है। तो इन दोनों फेस में दोनों साइड के जो अंतर आपको तापों का अंतर देखने को मिलेगा वो 560 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा तापांतर किस ग्रह का है, तो वो है बुध ग्रह का। याद रखना है चंद्रमा इसमें एक भी आपको मून नहीं देखने को मिलेंगे। घटक इसमें हीलियम और आपको हाइड्रोजन 2% देखने को मिलेगी। और बात करें कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। अगला क्वेश्चन है कि बुध की अक्षीय अवधि कितनी होती है। देखिए यहाँ पर अक्ष की बात हो रही है, एक्सियल की बात हो रही है, ऑर्बिट की नहीं बात हो रही है। मतलब सन के चक्कर लगाने की बात नहीं हो रही है, अपने अक्ष पर अपनी जगह पर घूमने की बात हो रही है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे में एक बार में घूमती है, वैसे ही जो ये आपको बुध दिख रहा है ये 58 दिन में एक बार घूमता है, समझ रहे हैं। तो मतलब लगभग आप लोग देखिए कि पृथ्वी से लगभग 90, पृथ्वी का जो एक दिन है वो बुध में 90 दिन के बराबर है। ओके,
तो यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण जो है बुध पर क्या संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। और बुध का जो है परिमाण या जो आपका मास है वो पृथ्वी का कौन सा भाग है, 18वां भाग आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी का। ओके। और बुध का सबसे पास से गुजरने वाला जो आर्टिफिशियल उपग्रह या जो सैटेलाइट है वो क्या है, मॉरिनर 10 है। ओके। बुध के कितने उपग्रह हैं, कोई भी नहीं है ना। ओके। तो ये क्वेश्चंस थे। इसके बाद बात करते हैं वीनस के बारे में। तो वीनस जो है सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, लेकिन सूर्य से दूसरे नंबर का जो है सबसे नज़दीक का ग्रह आपको देखने को मिलेगा। शुक्र जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। मैंने आपको बताया था ना, ये शुक्र और जो आपके अरुण है ये निराले हैं, मनमोजी हैं, ये उल्टे साइड घूमते हैं। बाकी सारी ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन जो शुक्र ग्रह है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये आप जब सूरज उगता है, सूरज उगते टाइम आपको देखने को मिलेंगे जब पूर्व साइड, ईस्ट साइड, और जब सूरज डूब जाएगा पश्चिम साइड, डूबने के बाद आपको ये तारे के समान देखने को मिलेंगे। और इनके ये जो आपके बुध ग्रह हैं और शुक्र ग्रह हैं, इनका कोई कलर नहीं है। अगर कलर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनका कलर क्या है, कलर भी कुछ नहीं है, और इनके जो मून है, मून भी कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि ये तारे जैसे चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा सा ही कम होने के कारण जो है शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। याद रखना है, सिस्टर ऑफ द अर्थ कौन है, तो वो है आपका शुक्र। ओके, याद रहेगा आपको, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। शुक्र के कितने उपग्रह, कोई उपग्रह नहीं है। देखिए शुक्र शाम के समय जो है किस दिशा में दिखाई देता है, तो शाम को आपको पश्चिम दिशा में देखने को मिलेगा, और सुबह के टाइम जो है आपको पूर्व दिशा में देखने को मिलेगा। तो इसको आप देखा करिए, रात के शाम के टाइम आप जाना, जब सन डूब जाता है तो आपको जो उस साइड पश्चिम साइड जो सितारा ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा वो आपका शुक्र ग्रह ही होगा। ओके। तो शुक्र ग्रह, हमने एक क्वेश्चन उठाया था कि जो शुक्र ग्रह है ये दूसरे नंबर होने के बाद भी हमारे पूरे प्लेनेट में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, ऐसा क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि जो हमारा ये शुक्र है, शुक्र में आपके जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन की क्या है, एक थिन लेयर पाई जाती है, थिन नहीं थिक लेयर पाई जाती है, मोटी लेयर पाई जाती है, जिसमें क्या होता है सन की रेज इसमें आ जाती है पूरी तरह से, और ये क्या है पूरी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जैसे कि हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर काफ़ी सारी जो रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, और बहुत कम हार्मफुल रेज हमारे पास आ नहीं पाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, सारी रेज जो है इसमें प्रवेश कर जाती हैं, और वो फिर रेज क्या होती है वापस बाहर निकल नहीं पाती है, और इससे ये जो है एनवायरनमेंट जो है यहाँ का पूरा गर्म ही बना रहता है चारों टाइम। हर बार जो है यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट इतना गर्म रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप इसका कंपोजिशन देखेंगे तो लगभग आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% देखने को मिलेगी, जबकि हमारे इधर कितनी है, आपको 2% या 3% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखने को मिलेगी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एकदम गर्म गैस है ना ये, तो अब इतनी सारी मात्रा होने के कारण ही जो है ये इतना गर्म है। जबकि बुध को देखेंगे तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज़्यादा है, एक साइड कितना कम रहता है और एक साइड कितना ज़्यादा रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि शुक्र ग्रह जो है वो इतना हॉटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह क्यों है। ओके। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए ये शुक्र ग्रह जो है प्रेशर कुकर की दशा के कारण जो है ये उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अत्यधिक मात्रा के कारण। मतलब प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा ना, प्रेशर कुकर में क्या रहता है, अंदर जो है पूरा प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कारण जो हमारे चावल हैं वो कितने जल्दी पक जाते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट इसे भगोनी वगैरह में बनाएंगे तो हमारे जो चावल हैं वो नहीं पकेंगे, लेकिन जब हम लोग प्रेशर कुकर में उसको पकाते हैं तो जल्दी पक जाता है। क्यों? प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो ये जो शुक्र ग्रह ये समझ लीजिए आप प्रेशर कुकर है। ओके, इसलिए ये इतना हॉटेस्ट है। मैगलन अंतरिक्ष यान जो है इस ग्रह में भेजा गया था शुक्र के लिए, और जैसे कि साइंटिस्ट लोगों ने फिर उसके बाद भेजना बंद कर दिया। ये जाके वहाँ पर गया था तो वहाँ पे गर्मी के कारण टूट फूट गया था, तो कोई काम का नहीं रहा। और वैसे साइंटिस्ट जानते ही कि वहाँ पर जीवन उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए और ज़्यादा रिसर्च इसके बारे में नहीं करी गई है। इसका व्यास जो है आपको 1200 किलोमीटर देखने को मिलेगा। घनत्व आपको देखने को मिलेगा 5.4 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और जो सूर्य से औसत दूरी इसकी जो है 107 मिलियन किलोमीटर है। चंद्रमा इसमें कोई भी देखने को मिलेगा, घटक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को देखने को मिलेगी, और सूर्य से दूरी इसकी जो है लगभग 108 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ओके, बात करते हैं हमारे प्यारे अर्थ के बारे में। तो देखिए जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी के क्रम के अनुसार जो है यहाँ पर तीसरा स्थान है हमारी अर्थ का। और पृथ्वी कितने ग्रहों के बीच में है, तो वो शुक्र और मंगल के बीच में। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी कौन कौन से ग्रह के बीच में, शुक्र और मंगल के बीच में है। ओके, एक जीवधारी के रूप में जो है पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम, जो हमारी अर्थ का साइंटिफिक नेम क्या है, वो ग्रीन प्लैनेट इसको बोला जाता है। याद रखना है, किसने सबसे पहले ये कहा था कि जो पृथ्वी है वो गोल है, तो अरस्तु ने कहा था पृथ्वी का एक गोल है। हालांकि हमारे जो पुराण वगैरह जो शास्त्र वगैरह हैं, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की तो उसमें मैंने बताया था कि जो भूगोल वर्ड है वो कहाँ से आया है। भूगोल का मतलब होता है भूमि गोल, ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके,
तो बात करते हैं पृथ्वी के तरल व अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो ये कैसा है, श्यान द्रव्य। बात करें भूपर पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। जो भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी मतलब कि हमारे जो क्रस्ट है ना, जो सतह है, जमीनी सतह, उसमें जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो रासायनिक तत्व है वो हमारा ऑक्सीजन है। देन बात करें हम लोग जो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो सूर्य से चला प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है, तो 8 मिनट जो है 18 सेकंड में हमारे यहाँ पर पहुंच जाता है, लगभग 500 सेकंड उसको लगते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ये पूछा जाता है। मंगल ग्रह आपको नहीं लगा कर आना है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने टाइम लगते हैं, लगभग 365 दिन लगते हैं, जिसमें फरवरी 0.25 जो लिखा है ये आपका फरवरी का एक दिन जुड़ते जाता है। ओके, तो कई बार जब फरवरी 4 साल बाद जब 29 फरवरी आती है तो ये जो दिन हो जाते हैं 359 के दिन हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, लगभग ऐसे झुकी हुई है। और ये 23.5 डिग्री झुकना ही जो है हमारे जीवन की उत्पत्ति का कारण है। ये कैसा है, मैं आपको अच्छे से जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, अंतरिक्ष से पृथ्वी में जल की अधिकता के कारण जो है ये नीली आपको दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी के परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी है प्रति मिनट करीब जो है लगभग कितनी दूरी तय करती है, तो प्रति मिनट लगभग जो है 27.83 जो है किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका व्यास देखें तो लगभग 12,740 आपको देखने को मिलेगा। घनत्व जो है 552 जो है किलोग्राम नहीं सिर्फ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा। सूर्य से औसत दूरी आपको 14 लगभग 15 करोड़ आपको देखने को मिलेगी किलोमीटर। और सूर्य की कक्षा में घूमने में इसको जो समय लगता है 365 दिन आपको मालूम ही है। चंद्रमा जो है हमारे पास एक ही मून है। ओके, और इसके घटक कंपोजिशन में आप लोग देखेंगे कि जो हमें जीने के लिए नेसेसरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पानी, आपका वाटर आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाती है, बहुत सारी वेरियस गैसेस है जो इसके कंपोनेंट में आती हैं, आपको मालूम ही है। सूर्य से अधिकतम दूरी इसकी कितनी है, वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। ओके, और जो न्यूनतम दूरी आपको 14.70 किलोमीटर देखने को मिलेगी। माध्य दूरी जो है आपको 14.98 करोड़ किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मार्स प्लेनेट के बारे में। तो मंगल सौरमंडल से जो है सूर्य की दूरी के क्रमानुसार जो है ये 4थे स्थान पर है। और मंगल की सतह लाल होने के कारण जो है इसको जो है लाल ग्रह कहा जाता है। लाल, देखिए कोई भी चीज़ लाल, मिट्टी हमारी जो लाल मिट्टी है उसमें क्या है, फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे ही वहाँ पर भी फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि जो लोह अयस्क वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके कारण वो लाल आपको देखने को मिलता है। हमारे खून भी लाल क्यों दिखता है, हीमोग्लोबिन में जो है लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसके कारण हमारा खून भी लाल दिखता है। कोई भी चीज़ लाल दिखती है ना, मतलब कोई भी चीज़ नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब जमीन वमीन वगैरह और हमारा ब्लड के वगैरह बारे में, तो ये जो लाल आपको दिखाई देती है फेरस के कारण। ओके, बात करें जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर वायुमंडल कैसा है, तो वो अत्यंत विरल आपको देखने को मिलेगा। सघन नहीं देखने को मिलेगा। सघन होता तो सघन, हमारा वायुमंडल सघन है ना, जिसमें आपको कितनी लेयर देखने को मिलेंगी, कितनी टाइप की गैसेस वगैरह देखने को मिलेंगी। ओके, लेकिन वहाँ पर क्या है, एकदम विरल है, सिंपल सा है वहाँ पे एटमोस्फेयर वहाँ का। देन बात करें हम लोग कि मंगल की सूर्य से दूरी कितनी है, 22.79 करोड़ किलोमीटर। मंगल का व्यास जो है आप देख लीजिएगा। मंगल अपने अक्ष पर कितने समय में जो है घूर्णन करता है, तो लगभग 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड के में पूरा करता है। लगभग जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के समान ही जो है ये चक्कर लगाता है। इसलिए आप देखते हैं कि इसका जो पूरा मतलब काल वगैरह है या इसका जो घूमने का तरीका है लगभग पृथ्वी जैसा है। और यहाँ पर जो है लोग साइंटिस्ट खोजने में लगे हुए हैं कि यहाँ पर भी जीवन मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर पानी के भी अवशेष कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं, पानी और बर्फ के। मंगल ग्रह जो है इसकी घूर्णन गति किस ग्रह के समान है, जो हमारी पृथ्वी के समान है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति किसके कारण संभव है, तो देखिए बर्फ छत्र को वो हिम क्षितिज जल की उपस्थिति के कारण जो यहाँ पर आपको जो जीवन संभव होता दिखाई देगा। 6 अगस्त 2012 को नासा ने जो है मार्स से जो है क्यूरियोसिटी रोवर नामक जो है अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पे भेजा था। और अभी भी देखिए बहुत सारे करंट अफेयर में अपडेट रहे ना, सब लोग जो है भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं अपने मंगल ग्रह पे। तो ये गेल क्रेटर उसका नाम था, याद रखना है। और इसकी डॉक्यूमेंट्री भी आपको बहुत सारी दिख जाएंगी, यूट्यूब में सर्च कर लेना आप लोग उसको। भारत ने भी जो है मंगल मिशन भेजा था इसके मंगल के अध्ययन हेतु 2013 में, तो वो मंगलयान उसको बोला जाता है। और मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं प्यारे से, फोबोस और डिमोस। ओके, याद रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलिपस में सी, तो वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, मंगल ग्रह में। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया, लगभग माउंट एवरेस्ट के ये 3 गुना है, वो आपको मंगल पर ही देखने को मिलेगा। ओके, इन दोनों के नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें यहाँ पर व्यास जो है इसका 6000 कुछ है, घनत्व आपको 3 दशमलव जो है 93
ग्राम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा। सूर्य से औसत दूरी जो है 225, और रिवोल्यूशन जो है ये पूरे पृथ्वी के चक्कर 687 दिन में लगाता है, जबकि हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन में पूरे अर्थ वो लगाती है। ठीक है, तो 387 दिन का जो है इसका एक साल रहता है। चंद्रमा वही बताया था, घटक कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और आर्गन देखने को मिलेंगे आपको। और सूर्य से दूरी जो है इसकी लगभग 22.79 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। देन हमारे गुरु जी के बारे में बात करते हैं, वो हैं बृहस्पति जी। हाँ, सारे भगवान के गुरु जी तो यही थे ना। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बड़ा ग्रह कौन सा है, वो हमारा बृहस्पति है। और बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति की जो है सूर्य से औसत दूरी कितनी है, तो लगभग जो है आपको 77.84 किलोमीटर देखने को मिलेगी। सूर्य का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है, वो है आपका भारी ग्रह की बात हो रही है, भारी नहीं भारी ग्रह है ना, हैवी, तो वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति बड़े किससे बना होता है, तो देखिए वो सिलिकेटों से बना हुआ रहता है। किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है, तो बृहस्पति के जो है सर्वाधिक उपग्रह नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, ये चेंज हो चुका है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो वो है शनि के। ओके, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गिनीमीड। और गिनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है। लघु सौर तंत्र किसे कहा जाता है, तो वो बृहस्पति को जो है लघु सौर तंत्र कहा जाता है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेता है, वो है आपका बृहस्पति। ओके, याद रखना है आप लोग को। और ग्रहों में सबसे तीव्र अक्षीय गति किस ग्रह की है, तो सबसे तीव्र जो अक्षीय गति है वो बृहस्पति की है, बहुत तेज घूमता है। व्यास आपको देखने को मिलेगा 1 लाख के बराबर, किलोमीटर के बराबर। और इसका जो घनत्व है 1.333 सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलेगा। सूर्य से औसत दूरी जो है मैंने बता ही चुका हूँ। रिवोल्यूशन जो रहता है इसका 11 वर्ष में जो घूमता है। हाँ, घूर्णन गति जो रहती है 9 घंटे 55 मिनट, मतलब 9 घंटे 55 मिनट में घूम जाता है, ये सबसे कम है इसकी, याद रखना है आप लोग को। घटक क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम और आर्गन आपको देखने को मिलेंगे। आप एक फैक्ट और देख लीजिए वीनस से रिलेटिव। वीनस जो है सन की परिक्रमा 225 दिन में करता है, लेकिन ये जो अपने अक्ष पे घूमता है ना, ये अपने अक्ष में 243 दिन में घूमता है। मतलब इसका एक दिन 243 दिन के बराबर होता है, समझ रहे हैं। हमारे जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक बार घूमती है, लेकिन ये जो वीनस है ये 243 दिनों में एक बार घूमता है। ओके, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखना। ओके, और इसकी जो चंद्रमा है, ये मून की संख्या कितनी है, 63 नहीं है, 79 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपडेट होती रहती है, इसमें भी आप अपडेट रहना। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करिए, क्योंकि अभी हमारी जो है फैमिली छोटी है। मुझे लगता है कि आप लोग भी चाहेंगे कि हमारी फैमिली और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि ये चैनल जो है वो आप ही से, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा चैनल बढ़ेगा, मैं बढ़ पाऊँगा। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना। तो आप इसको दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खैर, अब हम लोग बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो जो सैटर्न है, सैटर्न ये शनि सूर्य से दूरी के क्रम में जो है आपको 6वें स्थान पर देखने को मिलेगा, 7वें स्थान पर नहीं। ओके, देखते हैं। इसके बाद जो है शनि सौरमंडल का कौन सा उपग्रह है, तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के किस ग्रह के चारों ओर आपको बले देखने को मिलेंगे, तो शनि के जो है चारों ओर आपको बले देखने को मिलेंगे। हालांकि इस तरह के बले आपको अरुण वरुण में भी देखने को मिलेंगे। ओके, शनि के चारों ओर जो है कितने बले हैं, तो लगभग आपको 7 देखने को मिलेंगे। और शनि का जो व्यास है आपको 1,19,000 किलोमीटर देखने को मिलेगा। सूर्य से औसत दूरी जो है 142.96 किलोमीटर है। टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके, किसका सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का। ओके, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो लगभग 29 साल लेता है। ओके, शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है, आपको जो है 82 देखने को मिलेगी। ओके, वो अपडेट कर लेना, 82 सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। व्यास बता ही चुका हूँ, घनत्व आप देख लेना, रेगुलेशन औसत दूरी, और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और भी बहुत सारी गैसेस दिख रही हैं। ये तो नॉर्मल सी बता रहा हूँ, अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको यहाँ पे गैसेस देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए अरुण के बारे में बात करते हैं, यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ओके, तो सूर्य से इसकी स्थान जो है 7वें स्थान पर है। अरुण में सौरमंडल का कौन सा ग्रह को आकार के हिसाब से कौन सा ग्रह है, ये 3 नंबर पर है आकार के हिसाब से। अरुण की खोज जो करी थी विलियम हॉर्शले ने करी थी 1781 में। अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है, तो 84 दिन में, सबसे ज़्यादा समय यही लेता है। ओके, अरुण के शनि के भांति जो है बले हैं, जो कि जिनकी संख्या आपको 5 देखने को मिलेगी। अरुण अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर लगाने में जो है 24 घंटे, अपने अक्ष पर जो है 18 घंटे में घूमता है, 24 घंटे नहीं 18 घंटे में। ओके,
और अधिक अक्षीय झुकाव के कारण जो है इस ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये क्या है, बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, मतलब लगभग एकदम लेटा हुआ दिखता है, इतना झुका हुआ है, इसके कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह आपको टिटेनिया देखने को मिलेगा। अरुण के कितने उपग्रह हैं? लगभग 27 आपको देखने को मिलेंगे। अरुण के घूमने की दिशा कितनी है? पूर्व से पश्चिम की ओर है। बाकी ग्रह की कितनी है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। ओके, तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनको देख लेना आप लोग। यहाँ पर है हमारा ये अरुण प्यारा सा। ओके, देन हम लोग बात करते हैं वरुण के बारे में। तो सूर्य से दूरी के स्थान पर अगर हम लोग देखें तो 8वें नंबर पर है और सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है ये। और सूर्य की परिक्रमा कौन सा सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण ही सबसे ज़्यादा समय लेता है। और सबसे ठंडा ग्रह भी आपको वरुण देखने को मिलेगा। वरुण की जो खोज करी थी जर्मन के खगोलविद थे जोहार गाले, तो इन्हीं ने ही करी थी 1846 में। और वरुण के कुल कितने उपग्रह? 13 देखने को मिलेंगे। वरुण पर वायुमंडल आपको कैसा, यहाँ पर बिल्कुल डेंस है, बहुत सघन है यहाँ का जो वायुमंडल है। वरुण का सबसे बड़ा जो ग्रह है आपको ट्रिटान आपको देखने को मिलेगा। ओके, यही व्यास वगैरह जो है मैं आपको बता चुका हूँ, मीथेन गैस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद आता है प्लूटो। देखिए प्लूटो क्या है, यम यो कुबेर, ये 1930 में जो है क्लाइड टॉम्बैक ने इसको खोजा था और ये सौरमंडल का नवा व छोटा ग्रह माना गया था इसे। किंतु जो है चेक गणराज्य के प्राग में हुए जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सम्मेलन हुआ था उसमें ही इसको ग्रह कहलाने के जो मापदंड पे जो ये खड़ा नहीं उतरा और इसी कारण जो है यम या कुबेर या जो प्लूटो है हमारा उसको ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया और इस प्रकार जो है सौरमंडल में 8 उपग्रह। तो देखिए ऐसा क्या देखा था उन्होंने, ये क्या करता है, ये जो प्लेटो था, ये प्लेटो अपने अक्ष को, अपना जो कक्ष है इसका जो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है वो अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ग्रह में चले जाता था। मतलब जो हमारा नेपच्यून है ना, ये मान लो ये हमारा प्लूटो है और ये हमारा नेपच्यून है, तो ये जो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये इस ऑर्बिट को छोड़ के ये वाले अरुण के ऑर्बिट में घूमने लगता था। तो मतलब बदमाश, जैसे क्लास में नहीं होता है कोई बच्चे एक दूसरे के सीट में बैठने लगते हैं तो उनको फिर वो अच्छे बच्चे नहीं रहते, इसलिए मैडम जो है हमेशा क्लास के बाहर उनको खड़ा करती है। बेसिक ये हरकतें करता था, मतलब हर 20 साल में करता था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। देन अब हम लोग बात करते हैं उपग्रह सैटेलाइट के बारे में। तो उपग्रह जो हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल रहते हैं, आर्टिफिशियल में आपको आरसेट, एनसेट, बीसेट वगैरह देखने को मिलेंगे। ओके, चंद्रमा के बारे में बात करते हैं तो ये पृथ्वी का एकमात्र आपको उपग्रह देखने को मिलेगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार है, भार में क्या अंतर आता है, तो वो उसका जो भार है वो घटता दिखेगा। क्योंकि भार है क्या एक्चुअली, जब आप अपना वजन या वेट को तोलते हैं तो आपका वेट कितना है, वो आपको जैसे 50 किलो हो गया, 60 किलो हो गया, तो वो किस आधार पर नापते हैं, वो तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपको वेट बता रहा है ना, आपका ग्रेविटेशन फोर्स आपको कितना नीचे खींच रहा है उसके आधार पर आपका वेट तोलोगे। लेकिन चंद्रमा में ग्रेविटेशन फोर्स इतना है नहीं, तो इस आधार पे आपका वेट वहां पर क्या होगा, कम हो जाएगा। वेट जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है एक तरीके से, ये समझ लीजिए आप लोग। ओके, पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी आपको देखने को मिलेगी 3,64,000 किलोमीटर। और मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1959 में रखा था, 69 में रखा था सॉरी। और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो वो चंद्रमा पर आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा पर पृथ्वी के बीच की औसत दूरी आपको 3,84,000 देखने को मिलेगी। चंद्रमा का व्यास जो है 3,476 किलोमीटर है। देन चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान क्या कहा जाता है उसे, जो चंद्र विज्ञान यानी कि जो सेलेनोग्राफी कहा जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रमा की परिक्रमा व परिभ्रमण गति एक ही है, जो कि कितने 27 दिन 7 घंटे और जो 43 मिनट है, इसमें जो है हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और जो चंद्रमा के धरातल पर आपको पर्वत, क्रेटर, घाटी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये काले काले धब्बे जैसे दिख रहे हैं, ये क्रेटर हैं। ये जो मेटेरॉइड्स एस्ट्रॉइड वगैरह यहाँ पर क्या है, टकराते ही रहते हैं हर टाइम। ओके, और भारत ने चंद्रयान 1 जो है भेजा था 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक भेजा था। और आपको मालूम है कि 2019 में जो है चंद्रयान 2 भी भेजा गया था। ओके, जो विफल रहा। ओके, देन धूमकेतु और उल्का के बारे में, तो कॉमेट और मीटेरोइड्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी यूनिवर्स में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, धूमकेतु पुच्छल तारा आकाशीय पिंड है जो कि धूल व बर्फ, जलकण व हिमानी गैसों के चट्टानी व धातु पिंडों से निर्मित होते हैं। ये सूर्य के जो है चारों ओर लंबी किंतु अनियंत्रित कक्षा में घूमते हैं। धूमकेतु की जो पूंछ है सूर्य की जो है परदृष्टि होती है, यानी कि सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज कर दाब डालते हैं और जिससे
कुछ पूछ जो है सूर्य की क्षिप्त में दिखाई, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हिंदी में। क्या होता है जब ये जो कॉमेट है, कॉमेट सन के पास पहुंच जाता है, इसमें क्या रहती है, बर्फ रहती है, तो सूर्य की जो है हीट इसमें पड़ती है, जिसके कारण ये पिघलती हुई दिखाई देती है। अब जब वो पिघलती है तो पिघलने के कारण वो नीचे साइड जाएगी, तो ये पूंछ जैसी बन जाती है जब वो पिघलती है, यही बर्फ। ओके, देख लेना। हेली धूमकेतु है जो कि 76 वर्ष में एक बार आता है। लास्ट टाइम जो है 1986 में देखा गया था, जो है 2062 में आपको देखने को मिलेगा। और रिसेंटली भी कई जो है कॉमेट आते रहते हैं। श्वान कॉमेट जैसे रिसेंटली आया था, ओके, 2020 13 अप्रैल को आया था, ठीक है, देखना 13 मई को आया था, सॉरी, तो उनको भी आप देखते रहना। हेलबाब क्या है, हेलबाब किसका नाम है, एक पुच्छल तारे का नाम है। और सुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो बृहस्पति से टकराया था। उल्का क्या है, उल्का वह अंतरिक्ष में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट करने वाले जो द्रव्यों का अंश है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि उल्का को टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। और जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते से ये घर्षण से चमकने लगते हैं, और पृथ्वी पर पहुंचने पर ये पूर्व ही जलकर क्या है, ये राख हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ओके, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको मालूम है बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है, वहीं से कई बार जो है निकल के आ जाते हैं। इवन जो हमारी पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है ना, ये हमारी पृथ्वी से मंगल के बराबर जो है एक एस्ट्रॉइड टकराया था, जिसके कारण जो है हमारी पृथ्वी 23 डिग्री झुक गई थी। ओके, एस्ट्रॉइड काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इससे आपको पता चल सकेगा कि आपने इस लेक्चर को कितने अच्छे से देखा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में से उनकी सूर्य की दूरी के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो ये आपको बताना है। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यही रिपीट भी होते रहते हैं कई एग्जामों में। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, तो बता देंगे आप आसानी से। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं, ये भी आप बता देंगे। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, ये भी आप बता देना। पृथ्वी पर पहुंचने वाले जो सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो वो लगभग कितना लेता है ये बता देंगे। ये क्वेश्चंस भी आप देख लेना। और ये तीनों क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आप देखिए स्क्रीनशॉट लेते आइए। ओके, एक एक करके इसको लगा लेना आप लोग, और इसके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। ओके, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उससे ही पता चल पाएगा कि आपने इस लेक्चर को कितने अच्छे से देखा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दुनिया भर की जो चीज़ें बोलनी पड़ती है लास्ट ओवर में आप समझ गए होंगे, वो सब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।